इस लेक्चर में हम लोग आईपीएसी नाम लिखना सीखेंगे यौगिकों के। वैसे तो ये कक्षा 11 का विषय था कि यौगिकों के नाम आपको आने चाहिए, लेकिन कक्षा 12 में भी ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यौगिकों के नाम आप नहीं जानेंगे तो उससे जुड़े सवालों के जवाब आप नहीं लिख सकते। जैसे मान लो अगर आ गया कि एथीन से एथिल अल्कोहल बनाएं। अब अगर एथीन क्या होती है आपको नहीं पता, तो फिर सवाल का जवाब आपसे नहीं हो पाएगा। हालांकि सवाल बेहद सिंपल है, लेकिन इसका जवाब आप नहीं दे पाओगे। इसलिए इस वाले लेक्चर में हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे जितना कक्षा 12 के लिए जरूरी, सिर्फ कक्षा 12 के लिए जरूरी है। हम आपको आईपीएसी नाम पूरा याद नहीं कराने चाहिए, हम सिर्फ आपको इस वाले लेक्चर में इतनी बातें बताएंगे ताकि कक्षा 12 में कोई भी सवाल आए तो सवाल क्या है, उसकी संरचना क्या होगी, अगर कोई आईपीएसी नाम है तो उसका नाम क्या होगा, ये आप जान पाएं। बस इतनी सी। तो इसके लिए जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है उसी के हिसाब से कुछ यौगिकों के आईपीएसी नाम हमें सीखने हैं। उनमें पहले नंबर पर आता है अल्कोहल। अल्कोहल के बाद ईथर का आईपीएसी नाम आपको आना चाहिए। ईथर के बाद फिनॉल आना चाहिए। फिनॉल के बाद एल्डिहाइड के आईपीएसी नाम आपको आने चाहिए। एल्डिहाइड के बाद कीटोन के आईपीएसी नाम। कीटोन के बाद एसिड या अम्ल के आईपीएसी नाम। फिर एमीन के आईपीएसी नाम। ठीक है, इतने प्रकार के यौगिकों के आईपीएसी नाम की रिक्वायरमेंट होती है कि आप कक्षा 12 में इनके आईपीएसी नाम जानें। बाकी और कुछ एक और है हाइड्रोकार्बन। कभी कभी इसकी जरूरत है। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे यौगिक जिनमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन दिख रहा है, हाइड्रोकार्बन, तो इनके नाम आपको आने चाहिए। इतने के आईपीएसी नाम अगर आप कक्षा 12 में जानते हैं तो कक्षा 12 का कोई भी सवाल आप समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। सवाल नहीं समझ पाएंगे तो जवाब निकालने की बात ही दूर है, क्योंकि सवाल में ही जवाब होता है, आपको पता है। तो एक एक करके देखते हैं आईपीएसी नाम लिखने को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे क्या है, सारी बातें हटाते हैं इसे। आईपीएसी नाम में 3 चीजें होती हैं। अगर कोई आईपीएसी नाम है, आईपीएसी नाम है तो उसमें 3 बातें हैं। कार्बन की श्रृंखला, प्लस बंध की प्रकृति, मतलब एकल बंध है, द्विबंध है अथवा त्रिबंध है, प्लस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, मतलब जो पीछे लगाया जाता है, किसी भी कार्बन की श्रृंखला के पीछे जो यूज करते हैं। 3 बातें सिर्फ होती हैं आईपीएसी नाम में। कार्बन की श्रृंखला, कार्बन के बीच में जो बंध है वो कैसा है, एकल बंध है, द्विबंध है, त्रिबंध है, इसकी मतलब बंध की प्रकृति, और तीसरा है क्रियात्मक समूह। बस इतनी बातें अगर आप जानते हैं तो किसी भी यौगिक का आईपीएसी नाम आप आसानी से, बेहद आसानी से, जस्ट लाइक केक वॉक, आसानी से कर पाएंगे।
तो एक एक करके सीखते हैं। क्या रिक्वायरमेंट है? कार्बन की श्रृंखला। तो कार्बन की श्रृंखला से क्या मतलब? कार्बन की श्रृंखला। तो कार्बन की श्रृंखला में यह हो सकता है कि कार्बन की संख्या एक हो सिर्फ, जैसे CH3 सिर्फ लगा हो। कार्बन की संख्या 2 हो सकती है, जैसे लिखा हो CH3 CH2। कार्बन की संख्या 3 हो, ऐसे लिखा होगा CH3 CH2 CH2। कार्बन की श्रृंखला 4 कार्बन की हो, 4 कार्बन की हो तो ऐसे लिखा होगा। कार्बन की श्रृंखला में 5 कार्बन है तो ऐसे लिखा होगा। देखिए नॉर्मल चेन की बात हम लोग कर रहे हैं, बहुत सिंपल करते हैं। 5 अगर कार्बन का नंबर 1 है तो ऐसे लिखा होगा, कार्बन का नंबर 2 मतलब कार्बन की संख्या 2, 3, 4 और 5। तो अब इसे लिखते कैसे? देखिए अगर आपने कोई यौगिक देखा और उसमें कार्बन की संख्या 1 है तो उसके लिए आप लिखना मेथ। क्या लिखना? मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसके लिए आप लिखना एथ। क्या लिखना? एथ। या कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप लिखिएगा। क्या लिखिएगा? प्रोप। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट लिखा जाता है। कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट लिखा जाता है। कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पेंट। तो कार्बन की श्रृंखला में अगर एक कार्बन आया तो कार्बन की श्रृंखला की जगह पर आप क्या लिख देना? मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 आई तो कार्बन की श्रृंखला की जगह एथ। ठीक है। 3 आया तो प्रोप, 4 आया तो ब्यूट, 5 आया तो पेंट। याद रहेगा? इतना आप उतार लो, सिर्फ 5 तक ही, क्योंकि हम ओरिएंटेड हैं केवल कक्षा 12 तक। कोई जनरल वीडियो नहीं है, सिर्फ कक्षा 12 वालों के लिए, यूपी बोर्ड वालों के लिए, और जितनी हमारी समझ से उनकी ज़रूरत है सिर्फ उतनी, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। हटाते हैं इसे। तो कार्बन की श्रृंखला की बात है। अब कार्बन की श्रृंखला की बात हो गई तो दूसरे नंबर पर क्या आता है? बंध की प्रकृति। क्या है? बंध की प्रकृति। तो अगर आपने देखा कोई कार्बन की श्रृंखला है, उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में, सभी कार्बनों के बीच में एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसमें आप एन लगा देना आगे। कार्बन की श्रृंखला में कार्बन का नंबर लिखा, फिर बंध की प्रकृति की जगह पर क्या लगा देना? एन लगा देना। अगर कार्बन की चेन आपने देखी, उसमें कहीं भी अगर एक या एक से अधिक द्विबंध आया तो आप उसके लिए क्या लगा दोगे? ईन लगा दोगे। क्या लगा दोगे? ईन। और अगर पूरे कार्बन की श्रृंखला में कहीं पर भी आपको एक भी त्रिबंध दिखाई दिया तो उसके लिए आप क्या लगा दोगे? आइन। क्या जोड़ दोगे? आइन। तो पहले आपने कार्बन की श्रृंखला में मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट वाला लिखा, फिर प्लस लगाया, फिर अगर देखा सारे बॉन्ड सिंगल हैं कार्बन कार्बन के बीच के तो एन लगा दिया, अगर कहीं भी एक भी द्विबंध आया तो ईन लगा दिया इसकी जगह, और अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड आया तो आइन लगा दिया। इतनी बातें होती। अब ये होगा। अब आगे चलते हैं तीसरे पर, क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह में पहली सिचुएशन ये हो सकती है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह में पहली सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि उस यौगिक में कोई क्रियात्मक समूह न रहे, कोई क्रियात्मक समूह न रहे। जैसे एक एग्जांपल देखिए, इसको आप देखिए, इसमें सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं है, मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर कोई अलग से क्रियात्मक समूह नहीं है, और इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा?
हाइड्रोकार्बन हो गया। क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन। इसमें सिर्फ जिन यौगिकों में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है वह हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इनमें कोई क्रियात्मक समूह OH या CHO या CO ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इसका नाम कैसे लिखेंगे? पहला काम, कार्बन की श्रृंखला। आपने कार्बन की श्रृंखला गिनी, कार्बन कितने इसमें? 2। 2 के लिए अभी आपने लिखा था हम लोग एथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एथ। प्लस लगा देंगे। बताइए कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है? आप कहोगे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए आपने क्या लिखा है कि हम एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह है? ये वाली बात नहीं है। अगर नहीं है तो इन दोनों को ही जोड़ दीजिए। तो एथ में जब आप एन जोड़ेंगे तब ये एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथेन। तो इस यौगिक का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एथेन। क्लियर है? एक दूसरा एग्जांपल देखिए। इसको आप देखिए। पहला काम, कार्बन का नंबर। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। अभी हमने लिखा है 2 कार्बन की चेन जाएगी। वहां हमने सारे बॉन्ड सिंगल बनाए हैं, वो सिर्फ आपको बताने के लिए बताएं कि केवल कार्बन का नंबर आप देखो। हमने वहां जो बॉन्ड लगाया उसका मतलब आप एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध वगैरह ना समझे। आप ही को बताने की कोशिश है कि अगर किसी चेन में 4 कार्बन आते हैं तो उसे ब्यूट बोलते हैं, ये बात। तो उसमें कार्बन कितने हैं? 2। तो आपने लिख दिया एथ। फिर कार्बन की श्रृंखला के बाद दूसरी चीज क्या देखी जाती है? बंध की प्रकृति। तो आपने बंध देखा इसमें। बंध, कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए आप क्या लगाते हैं? ईन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ईन। क्या इसमें कुछ और है? क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह है? नहीं है। तो इन दोनों को ही जोड़ देंगे। तो एथ में ईन जब आप जोड़ोगे तो एथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथीन। मतलब इस यौगिक का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथीन। एथीन। अब आपको एक बात और बताएं, ये तो IUPAC नाम है, लेकिन कुछ यौगिकों के जनरल नाम जो होते हैं, वर्नाकुलर नेम, वो ज़्यादा फेमस होते हैं इन कंपैरिजन टू दियर IUPAC नेम्स। तो वो नाम भी आपको हम साथ साथ बताते चलते हैं। जैसे एथीन का जो सामान्य नाम है कहने वाला वो है एथिलीन, या पहले कहा जाता रहा होगा IUPAC नाम आने से पहले इस यौगिक को क्या बोला जाता रहा होगा? एथिलीन। तो एथीन को एथिलीन भी बोला जाता है, ये आप ध्यान दें। एथिलीन आएगा तो भी आप क्या समझोगे? एथीन, और फिर स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा? ये वाला। क्लियर है? एथिलीन। तो एथेन को एथेन ही बोला जाता है, लेकिन एथीन को एथिलीन भी बोला जाता है, ये आप ध्यान में रखिए। एथिलीन ये वही गैस है जो फलों को पकाने में यूज होती है। ये एक पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन है। जो पौधों में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं उनमें से एक एथिलीन है, जो पत्तियों के झड़ने और फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार होती है। इसे हटाते हैं। एक इसे देखिए, इसमें देखिए पहला काम कार्बन की संख्या गिनना। कितने कार्बन? 2। 2 कार्बन है तो एथ। 2 कार्बन है तो एथ। फिर देखा कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, बंध की प्रकृति कैसी है। तो 3 बॉन्ड होते हैं, तो आपने अभी लिखा आइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आइन। क्या इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कुछ है? नहीं है। तो इन दोनों को भी जोड़ देते हैं। तो एथ में आइन जोड़ोगे क्या बन जाएगा? एथाइन। क्या बन जाएगा? एथाइन। तो इस यौगिक का IUPAC नाम एथाइन। एथाइन तो IUPAC नाम हो गया। इसका एक वर्नाकुलर नेम, एक वैसे नॉर्मली बोला जाने वाला और एक ऐसा नाम जो एथाइन से ज्यादा यूज होता है, वो है एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस। तो इसको एथाइन से ज्यादा क्या बोला जाता है? एसिटिलीन बोला जाता है। ध्यान देना, एथाइन से ज्यादा एसिटिलीन। बहुत इंपॉर्टेंट।
एसिटिलीन क्या है, ये जो आपने गैस बिल्डिंग वाली मशीनें देखी होंगी, उससे जो गैस तेजी से निकलता है, उसमें एसिटिलीन का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है और बहुत हीट प्रोड्यूस करती है एसिटिलीन। इतनी हीट कि अगर आप गैस वेल्डिंग वाले ज्वाला से किसी मेटल पर कुछ देर तक हीट मार दें तो मेटल में पूरा छेद बन जाता है। मतलब लगभग ये 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। कितना टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है? 3000 डिग्री सेल्सियस। मतलब किसी भी चीज़ को गलाना हो, कट करना हो, आप गैस बिल्डिंग वाली मशीन से इसको कर सकते हैं। उसमें एसिटिलीन हटाते हैं इसे। बहुत विषैली गैस है और एक तरीके से अगर वायु में से छोड़ा जाए तो ये एक विस्फोटक इन्वायरमेंट बनाती है और तेज ज्वाला के साथ चलती है। हटाते हैं। तो कुछ नाम आपको देते हैं इसके हिसाब से, तो आप करें, तब हम क्रियात्मक समूह का। एक मिनट। आइए, तो इसका नाम आप देखिए, या इसका नाम अगर आपको लिखना हो, या इसका नाम लिखना हो, या फिर ये हो, ध्यान से देखिए, इनके सबके नाम लिखते हैं। पहला काम, यौगिक देखते ही कार्बन का नंबर गिन लिया करें। कार्बन 3 है इसमें, तो प्रोप। फिर देखिए सभी कार्बनों के बीच में बॉन्ड कैसा है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, इसलिए एन। इसमें कुछ और है नहीं। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ आपको क्या करना होता है, कार्बन का नंबर देखना होता है और बॉन्ड देखना होता है। उन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आईपीसी नाम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। इसमें देखिए पहला काम, कार्बन का नंबर गिनना, 1 2 3 4। तो 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा है? सभी सिंगल, इसलिए ब्यूट धन एन बराबर ब्यूटेन नाम हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। यहाँ अब यहाँ इन्वायरमेंट दोनों तरफ से समान था, किधर से भी आप गिन लेते कार्बन की संख्या, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब द्विबंध या त्रिबंध आए तो नंबरिंग या गिनती कार्बन की उधर से करते हैं जिधर से द्विबंध अथवा त्रिबंध होता है। तो गिनती इधर से करेंगे, 1 2 3 कार्बन। कार्बन की गिनती उधर से करेंगे जिधर से द्विबंध अथवा त्रिबंध होता है। 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 को क्या बोलते हैं? प्रो। 3 को क्या बोलते हैं? प्रो। अब इसमें क्या जोड़ेंगे? बंध की प्रकृति बताइए। तो इसमें देखो, एक तो सिंगल बॉन्ड है, दूसरा डबल बॉन्ड है। तो अगर सिंगल डबल ट्रिपल में से डबल आया या ट्रिपल आया तो उसी का नाम लिखा जाता है, सिंगल वाले का नाम नहीं लिखा जाता। तो 2 के लिए क्या लगाते हैं? ईन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ईन। तो प्रोप में ईन जब आप जोड़ोगे तो प्रोपीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोपीन। प्रोपीन। अब इसमें प्रोपीन 1 भी बोला जा सकता है, क्योंकि द्विबंध की शुरुआत कहाँ हुआ है? कार्बन नंबर 1 पर हुआ है। कहाँ हुआ है? कार्बन नंबर 1 पर, इसलिए प्रोपीन 1 भी बोल सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि जो ईन है हमारा वो किस कार्बन से शुरू हुआ है। लेकिन चूंकि ये जो यौगिक है वो 3 कार्बन का ही है, तो चाहे यहाँ द्विबंध होगा तब भी गिनती इधर से होगी, तब भी प्रोपीन बनेगा, और उधर से इधर अगर द्विबंध है तब भी गिनती इधर से होगी, तब भी प्रोपीन 1 ही होगा। तो दोनों तरफ से प्रोपीन 1 ही है, इसलिए 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन अगर इसी के साथ इसको हटा के एक कंपाउंड और बना देते हैं जल्दी से, तो इसमें कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा कि अगर कुछ ऐसा हो, यहां दिखेगा, इसको आप देखिए, गिनती किधर से होगी? जिधर से द्विबंध की शुरुआत है। द्विबंध की शुरुआत किधर से है? द्विबंध की शुरुआत कहाँ से है इसमें? इस वाले में कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। 4 आया तो क्या बोलोगे? ब्यूट।
प्लस सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड, तो किसके बारे में लिखेंगे? डबल बॉन्ड के बारे में। डबल बॉन्ड, तो ये बन गया ब्यूटीन। क्या बन गया? ब्यूटीन। अब इसको देखो, किधर से गिनती करोगे? इधर से भी गिनती करोगे तब भी द्विबंध की शुरुआत दूसरे नंबर पर है, इधर से गिनती करोगे तब भी द्विबंध कितने नंबर पर आएगा? 2 नंबर पर शुरू होगा। 1 2 3 4। तो 4 का मतलब कार्बन की संख्या अगर 4 है तो उसे क्या बोलते हैं? ब्यूट। इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड है, तो प्राथमिकता किसको देंगे? डबल बॉन्ड। तो ये भी क्या बन जाएगा? ब्यूटीन। क्या बन जाएगा? ब्यूटीन। तो ये भी ब्यूटीन, ये भी ब्यूटीन, जबकि इन दोनों की संरचना में अंतर है। तब उस कंडीशन में ये लिखना जरूरी हो जाता है कि हमारा डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है। तो इसमें दोनों में अंतर है, इसलिए हमें ये लिखना बहुत जरूरी है कि किस कार्बन पर द्विबंध की शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर द्विबंध की शुरुआत कार्बन नंबर 1 पर हुई है, इसलिए इन के बाद हम 1 लगा देंगे, तो ये बन जाएगा ब्यूटीन 1। समझ रहे हैं? जबकि इसमें द्विबंध की शुरुआत कहाँ हुई है? कार्बन नंबर 2 पर। जहां से शुरुआत होती है उसी का नाम लेते हैं। पहली बार जो डबल सेंचुरी मारेगा तो जनरल नॉलेज की छोटी वाली किताब में लिखकर आता है कि पहला दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम, तो रोहित शर्मा का नाम नहीं लिया जाएगा। नाम किसका लिया जाएगा? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। तो द्विबंध की जहां शुरुआत होगी उसी का नंबर लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा ब्यूटीन 2। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन 2। तो इस तरह से इन दोनों में अंतर हो जाएगा। ये ब्यूटीन 1 है, ये ब्यूटीन 2 है। अदरवाइज अगर 1 2 नहीं लगाते हैं तो दोनों में अंतर नहीं कर पाएंगे। तो कुछ लोग इसको लिखेंगे, कुछ लोग इसको लिखेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का आयुर्वेशन। बस इतने की ही जरूरत है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है, और अगर पढ़ना होगा तो हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। आइए क्रियात्मक समूह की बात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रियात्मक समूह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से प्रकार के यौगिक आपके कक्षा 12 में है? पहले नंबर पर एल्कोहल, दूसरे नंबर पर ईथर, तीसरे नंबर पर फिनॉल, चौथे नंबर पर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कीटोन, कीटोन के बाद अम्ल, अम्ल के बाद एमीन। हम देखना चाहेंगे कि एमीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, एमीन भी दिख रहा है। चलिए तो OH के लिए जो क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लगाते हैं वह एल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं? क्रियात्मक समूह क्या लगाते हैं उसको पहले देखिए। क्रियात्मक समूह OH जब आएगा तब एल्कोहल होगा। OH कैसे आएगा वो वाली बात हम लोगों ने किया है कि OH ऐसे ही कार्बन पर जुड़े जिस पर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो तभी वो एल्कोहल होगा। तो OH ग्रुप अगर जुड़ता है तो एल्कोहल। अगर कार्बन के दोनों तरफ, ऐसे नहीं, थोड़ा और, अगर कार्बन की कोई चेन है और उस पर OH लगा है, क्या लगा है? OH आपने लिखा देखा OH, तो आप मानिए कि वो क्या है? एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। R क्या है? वो हमने पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा था। R एल्किल समूह होता है जो कार्बन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ईथर क्या होता है? जब कोई O समूह या ऑक्सीजन दो तरफ सिर्फ कार्बन से जुड़ा होता है तो वह ईथर होता है। फिनाल क्या होता है? फिनाल आपको पता है कि जब बेंजीन की रिंग होती है
और उसमें एक एच निकल कर उसकी जगह क्या लग जाता है, एच निकल कर उसकी जगह ओ एच लग जाता है, तो वो फिनाल होता है। ठीक है, बेंजीन रिंग पर ओ एच तो फिनाल। एल्डिहाइड क्या होते हैं, आर समूह के साथ सी एच ओ ग्रुप लगा, आर ग्रुप के साथ क्या लगा हो, सी एच ओ। पहचानिए, सी एच ओ लगा देखिए तो आप क्या समझिए कि ये क्या है, एल्डिहाइड है। सी एच ओ को ऐसे भी लिखा देखा गया होगा, ये देखिए सी एच ओ ऐसे भी लिखा होता है। तो कुछ लोग इसको सी ओ एच पढ़ते हैं, कुछ लोग सी एच ओ पढ़ते हैं, तो ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। कीटोन, कीटोन जिसमें आर यानी कि कार्बन का समूह, बीच में सीओ और किनारे भी आर, दोनों तरफ अगर कार्बन की चेन हो और बीच में सीओ लगा हो तो वो कीटोन हो। अम्ल क्या होता है, कार्बन की चेन हो, उस पर सीओ ओ एच लगा हो, दिख रहा है सीओ ओ एच। अगर कहीं सीओ एच देखिए, सी ओ एच देखिए, तो आप समझिए कि वह क्या है, अम्ल है। सीओ आप देखिए तो क्या समझिए, कीटोन। कंडीशन क्या है कि सीओ के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, कार्बन की चेन होनी चाहिए। इसमें सीओ के साथ एक तरफ OH और एक तरफ कार्बन की चेन होनी चाहिए। एमीन में क्या होता है, एमीन में RNH2, मतलब कार्बन की चेन और उसके साथ पहचानिए इसे NH2 अगर होता है तो वह एमीन होता है। NH2 ग्रुप होता है तो क्या होता है, एमीन। तो ये ग्रुप्स के नाम हैं, इनको आपको पहचान में आना चाहिए कि O के OH लगा हो किसी भी कार्बन की चेन पर तो एल्कोहल, O के दोनों तरफ अगर कार्बन मिले तो ईथर, बेंजीन रिंग हो उस पर OH लगा हो तो फिनाल, एल्डिहाइड में कार्बन की चेन के साथ CHO लगा हो तो एल्डिहाइड। कीटोन में क्या है कि कार्बन की श्रृंखला हो दोनों तरफ, बीच में CO ग्रुप लगा हो। अम्ल में क्या होता है या एसिड में क्या होता है, CO OH ग्रुप हो और उसमें कार्बन की चेन लगी हो पीछे। ठीक, एमीन में कार्बन की चेन हो उस पर NH2 लगा हो। ठीक है, ये तो ये क्रियात्मक समूह। तो इनके लिए कुछ जनरल नाम है, उसको देखिए 12 तक ही ओरिएंटेड रहते हैं हम लोग, थोड़ा इधर उधर नहीं जाएंगे। इनका जो सामान्य आईपीसी नाम होता है वो होता है एल्केनॉल। क्या होता है, एल्केनॉल। या ऐसे कह लें कि इनके लिए जो अनुलग्न लगता है, क्या लगता है, अनुलग्न, उसके बारे में पहले देखते हैं। अनुलग्न, अनुलग्न मतलब कार्बन की श्रृंखला के बाद जो लिखा जाता है, ये वाला। तो OH के लिए अनुलग्न ऑल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, ऑल। ईथर का जो सामान्य नाम लिखा जाता है आईपीसी में वह होता है एल्कॉक्सी एल्कीन। क्या लिखा जाता है, एल्कॉक्सी एल्कीन, एल्कॉक्सी एल्कीन। फिनाल को, फिनाल का ही नाम आप सीधे सीधे जानिए, बाकी उनके साथ जो दूसरे यौगिक हैं उनका नाम आपको बाद में हम लोग करा देते हो जाएगा। फिनाल को फिनाल भी बोलते हैं और अब नए ट्रेंड में बेंजीनॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेंजीनॉल। आईपीसी में बेंजीनॉल। एल्डिहाइड के लिए जो अनुलग्न लगता है वो होता है अल। क्या लगा देते हैं, अल। OH के लिए ऑल और एल्डिहाइड के लिए अल। कीटोन के लिए हम लोग अनुलग्न लगाते हैं ओन। क्या लगाते हैं, ओन। अम्ल के लिए अनुलग्न लगाते हैं ओइक अम्ल। क्या लगा देते हैं, ओइक अम्ल। और एमीन के लिए जो अनुलग्न हम लोग लगाते हैं वो, या सीधे सीधे उनका पूरा नाम लिखते हैं एल्केनामीन। एल्केनामीन।
तो 2 में हम लोगों ने सीधे सीधे नाम लिखा है, वो है ईथर। ईथर को एल्कोक्सी एल्केन बोलते हैं, पूरा नाम है आईपीएसी में। कार्बन का नंबर बदलेगा तो नाम बदल जाया करेगा। और उसी तरह एमीन में हमने लिखा है एल्केनामीन। ध्यान देना, जहां पर ये जो एल्क है ये कार्बन की संख्याएं हैं, सिर्फ एल्क की बात कर रहे हैं, ए की मात्रा की बात नहीं कर रहे, उसको छोड़ रहे हैं पीछे। एल्क का मतलब कार्बन की संख्या। तो जहां भी आप एल्क देखिए वहां पर कार्बन का नंबर जितना हो उस यौगिक में उसको डाल दीजिए बस, एल्केनामीन। ठीक, तो इतना आप लिख लो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। फिर नाम लिखने की बारी आएगी, नाम लिखेंगे उसके बाद।